नया चैप्टर है हम लोग का, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम लोग को जो समझ में आया अब तक कि किसी कंपनी में जो कैपिटल स्ट्रक्चर हो सकता है वो हो सकता है इक्विटी शेयर कैपिटल का, प्लस हो सकता है 10% मान लेते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मिक्सचर, प्लस हम मान सकते हैं 8% या 12%, कम या ज़्यादा, कम या ज़्यादा, कम, क्योंकि ये सबसे कम रिस्की होते हैं, इससे अधिक ये रिस्की होते हैं और सबसे ज़्यादा ये रिस्की होते हैं। जैसे जैसे रिस्क बढ़ता है वैसे वैसे रिटर्न भी बढ़ता है, रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम होगा। अच्छा, हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर मिक्स में हो सकते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। इतनी चीज़ें हम लोगों ने देखी। तो सर एक बात बताइए, इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या निकला? मीन्स आर वी गोइंग टू पे एनीथिंग टू दीज फंड प्रोवाइडर्स? क्या हम इन लोगों को कुछ देने जा रहे हैं क्या? हाँ, हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी डिविडेंड देते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को प्रेफरेंस डिविडेंड देते हैं, डिवेंचर या लोन फंड प्रोवाइडर्स वालों को रिटर्न में हम इंटरेस्ट देते हैं। इसका क्या, इसका क्या बाद में बात करते हैं, फिलहाल हम इनकी बात कर लें। जितने फंड प्रोवाइडर्स होते हैं दे वांट टू गेट बैक देयर amount of return. They have some expectations from the company that if the company want to get fund from our side, in return the company will pay something. Now in case of equity share capital, they are interested to take back their return in form of equity dividend, and in case of preference share capital they want to get back their money in terms of return as a preference dividend, and in case of debenture they wanted to get interest as a return. Yes or no? ये लोग पैसा मांगते हैं, क्या मांगते हैं? कि हमें रिटर्न में कुछ चाहिए। और जाहिर सी बात है, जाहिल सी नहीं, जाहिर सी बात है कि जब हम इनको इनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी पड़ेगी, हमें एज अ कंपनी, हमें डिवेंचर होल्डर्स को उनका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, हमें एज अ कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी पड़ेंगी, और हमें एज अ कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स की भी एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी पड़ेंगी। अगर हम ये एक्सपेक्टेशंस पूरी ना कर पाएं, अगर हम ये एक्सपेक्टेशंस पूरी ना कर पाएं तो कंपनी की मार्केट वैल्यू गिर जाएगी। अभी तो देखा था हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, यही तो देखा, वैल्यू ऑफ द फर्म कैपिटल स्ट्रक्चर में। नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तो मालूम है कि अगर कंपनी अपने किसी फंड प्रोवाइडर्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा ना कर पाए तो उसके दिमाग में उसकी क्या आ जाएगी? नेगेटिव इमेज आएगी, और वही नेगेटिव इमेज कंपनी को नीचे ले जाएगी। उसकी इन टोटलिटी मार्केट वैल्यू क्या होने लगेगी? नीचे जाएगी। इतना बड़ा रोल। तो मार्केट वैल्यू तो हम लोगों ने देखा था कैपिटल स्ट्रक्चर में, यहाँ देखेंगे। लेकिन यहाँ जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, कंपनी ने 100 रुपये लिए इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों से और वापस करना है, बट ऑब्वियस है कि डिवेंचर वाले 8% उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो प्रेफरेंस वाले मोर देन डिवेंचर उम्मीद लगा कर बैठेंगे, एंड इन रिटर्न दे वांट टू एटलीस्ट 12% मान लेते हैं कि ये जितना होगा, इक्विटी और इक्विटी वाले सबसे ज़्यादा रिस्क लेते हैं तो प्रेफरेंस से ज़्यादा उम्मीद लगा करके बैठे होंगे। तो अब 100 रुपये इक्विटी वालों ने पैसा दिया, बताओ कितना रुपया मुझे वापस करना है इन रिटर्न? 12 रुपीज़ पर एनम एज अ इक्विटी डिविडेंड, हाँ या ना? अच्छा, 100 रुपये मुझे दिया है प्रेफरेंस वालों ने, मुझे कितना वापस करना है? और मुझे 100 रुपये दिया है डिवेंचर वालों ने, मुझे कितना वापस करना है?
इन टोटालिटी मुझे कितना वापस करना है 300 में? 30 रुपये। हाँ या ना? पक्की बात है, इसमें कोई दिक्कत है? बोलो ना। तो हम इस 100 रुपये को इस तरह से इन्वेस्ट करेंगे कि हमें कम से कम 12 रुपया मिल जाए। हम इस 100 रुपये को इस तरह से इन्वेस्ट करेंगे कि हमें 10 रुपये मिल जाएं, और हम इस 100 रुपये को इस तरह से इन्वेस्ट करेंगे कि हमें हमारे 8 रुपये वापस मिल जाएं। हाँ भाई, कुछ ऐसा ही इन्वेस्ट करेंगे और हम कोशिश करेंगे, बोल, कोशिश करेंगे कि 300 पे 30 रुपये मिल जाए, ताकि हम इन लोगों की इच्छाओं को पूरा कर सकें। पक्की बात है ना? बोलो कि इसमें कोई डाउट है? भाई मुझे किसी ने गांधी जी का 100 का नोट दिखाया, उस पर मैं लिख दूंगा इक्विटी शेयर होल्डर, इसको इस तरह से इन्वेस्ट करो कि वहाँ से मुझे 12 रुपये मिल जाए। मुझे दूसरे ने गांधी जी का नोट दिया, वही 100 रुपये वाला, मैं उस पर लिखूंगा ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाला है, इसको इस तरह से इन्वेस्ट करो कि मुझे 10 रुपये मिल जाए। और तीसरा नोट अगर डिवेंचर वालों ने दिया तो मैं इस तरह से इन्वेस्ट करूँगा कि मुझे 8 रुपये मिल जाए। अरे इंसानों, अगर हमें 12 रुपये कमाने की कैपेबिलिटी मैं रखता हूँ पहले 100 रुपये पर, तो दूसरे पर भी 12 कमाओ ना, तीसरे पर भी 12 कमाओ ना। ऐसा थोड़ी है कि कोई नहीं मांगेगा तो ऐसे ही बर्बाद कर दोगे। अरे नहीं, हम तीनों को मिलाकर कुछ इस तरह से इन्वेस्ट करें कि टोटल 30 रुपये हमारे हाथ में आ जाएं, कम या ज़्यादा, दैट इज़ अनदर मैटर। हम 300 को इन टोटालिटी इस तरह इन्वेस्ट करेंगे कि हमें 30 रुपये मिल जाएं, यानी इन टोटालिटी वी वांट टू गेट बैक एटलीस्ट 10% फ्रॉम द मार्केट एज अ कंपनी, सो दैट वी कैन डिस्ट्रीब्यूट दैट 10% अमंग्स द फंड प्रोवाइडर। हाँ या ना? और अगर मैं 300 रुपये तुम लोगों से लेकर मार्केट में इस तरह इन्वेस्ट करता हूँ कि मेरे हाथ में 30 आ जाए, और उस 30 से 8 रुपये, 10 रुपये और 12 रुपये दे दूँ, तो तुम लोग भी खुश और मैं भी खुश। अब बताओ मेरे लिए कॉस्ट क्या रही तुम लोगों से पैसा लेने की? 300 पे 30, आउट ऑफ 300 आई हैव टू अर्न ₹30। तो इट मीन्स द रेट ऑफ रिटर्न या कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। कितना कॉस्ट पड़ा? 10%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? 10%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? 10%। क्लियर है? बोलो सर, ये चीज़ तो समझ में आ गई, अभी शुरुआत है। एक ही लाइन की बात अभी तक मैंने समझाई है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल? कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द फंड प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंसर्स और द फंड प्रोवाइडर्स, दैट्स इट। हाँ या ना? ताकि हम उनकी एक्सपेक्टेशंस को क्या कर सकें? फुलफिल कर सकें। और जहां हम फुलफिल कर लिए, चलो चलो चलो, एक कंपनी ने टारगेट सेट किया 10% आई हैव टू अर्न सो दैट वी कैन फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फंड प्रोवाइडर्स। नाउ द कंपनी इन्वेस्टेड देयर फंड एंड अर्न 12% ऑन टोटल फंड, यानी 360 रुपये कंपनी ने अर्न कर लिया। 300 की बजाय कितना अर्न कर लिया? बताओ, मार्केट वैल्यू फर्म की बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उम्मीदों से ज़्यादा मिला, करो ज़्यादा का इरादा। और अगर कंपनी ने 8% अर्न किया है तो इसका मतलब कंपनी कितना कमाती है? 240। क्या कंपनी लोगों की इच्छाओं को पूरा कर पाएगी? सॉरी, क्या कंपनी लोगों को ये 24 रुपये में पूरा कर पाएगी? नहीं। तो यहाँ कंपनी लोगों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाएगी। इस 24 में सबसे पहले कंपनी 8 इसको देगी, 10 इसको देगी, 18 तो चला गया, 6 इसके लिए बचा, 6 गायब हो गया। तो कंपनी की निगेटिव इमेज बनेगी और मार्केट वैल्यू गिरेगी। तो देखो ना कितना बड़ा रोल प्ले करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बिना ये जाने कि कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, कोई अगर आगे काम करेगा तो कैसे कर पाएगा? हम रिटर्न अर्न कर रहे हैं मार्केट से, हम खुश हैं कि हम 8% कमा रहे हैं, बाकी लोग तो 6% कमा रहे हैं। अरे नहीं, खुश होने से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। आपको तो ये देखना है व्हाट इज़ द एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू यू। अब समझ में आया? हमें अपनी लिमिटेशंस जाननी पड़ेंगी। अच्छा सर, यहाँ तक तो ठीक है। आपने एक और कंपोनेंट लिखा है, दैट इज़ योर रिजर्व एंड सरप्लस।
क्या रिजर्व एंड सरप्लस की भी कोई कॉस्ट होती है? क्या रिजर्व एंड सरप्लस की भी कोई कॉस्ट होती है? क्या रिजर्व एंड सरप्लस की भी कोई कॉस्ट होती है? दो तरह की कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती हैं, दो तरह की, there are two types of cost of capital. The first one is explicit cost of capital and the second one is implicit cost of capital. एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो दिखता है, इक्विटी शेयर वालों ने उम्मीद की, दिख रहा है, डायरेक्टली दे आर कनेक्टेड विद द अमाउंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड, directly they are connected with the amount of preference dividend, directly they are connected with the amount of interest what they want to get back in terms of return, it can clearly says. but इस केस में हम कभी नहीं ये बता सकते रिजर्व एंड सरप्लस के केस में कि वो उम्मीद कितनी लगाए हैं, दिखता भी नहीं है। क्या दिख रहा है कि इन्होंने कितनी उम्मीद लगाई है? दिख रहा है। ये पैसा किससे बिलोंग करता है? इक्विटी से। अब बताओ, मैं एक कंपनी में शेयर होल्डर हूं, चलो तुम मेरी कंपनी में शेयर होल्डर हो, तुम्हारा मेरी कंपनी में इक्विटी शेयर में भी पैसा है और तुम्हारा हिस्सा रिजर्व एंड सरप्लस में भी है। हो सकता है ना, जाहिर सी बात है शेयर कैपिटल वालों का ही हिस्सा रिजर्व एंड सरप्लस में होगा, ऐसा थोड़ी कि शेयर कैपिटल में इसका हिस्सा होगा, रिजर्व एंड सरप्लस में इसका हिस्सा होगा, ऐसा नहीं होता। अगर 10% शेयर कैपिटल के तुम मालिक हो तो इसका मतलब रिजर्व एंड सरप्लस में भी तुम 10% के मालिक हो, यही तो बात है। अच्छा, अगर तुम 10% के रिजर्व एंड सरप्लस के मालिक हो तो एक ही आदमी एक ही कंपनी से क्या दो अलग अलग उम्मीद करेगा? एक ही बंदा, इसने हमको कैपिटल के नाम पर दिया 100 रुपये और 20 रुपये इसके पड़े हुए हैं रिजर्व एंड सरप्लस में। अगर ये 100 रुपये पर 12% की उम्मीद करता है तो इस 20 पर यही आदमी कितनी उम्मीद करेगा? कुछ और, कुछ और। पक्की बात है ना? सेम अर्न करेगा, सेम उम्मीद करेगा एक आदमी। क्या बात कर रहे हो? एक ही उम्मीद करेगा। एक आदमी दो उम्मीदें एक ही कंपनी से एक ही जैसे रुपयों पर कैसे कर सकता है? अरे बोलो ना। तो जितनी उम्मीद वो यहाँ कर रहा था 12%, सेम उम्मीद वो यहाँ भी करेगा 12%, because directly or indirectly the fund relates to equity shareholder. And what's the amount of capital, what's the percentage of cost of capital to equity shareholder? The same percentage of cost of capital will be of reserve and surplus. जो परसेंटेज इसका होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, सेम वही परसेंटेज हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का भी होगा। तो हमें तो इसको कभी कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। और इसी तरह की कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक्सप्लिसिट विच कैन बी क्लियरली सेज ओनली बाय सीइंग द एलिमेंट, कि हम हाँ इस पर इक्विटी जाएगा, इस पर प्रेफरेंस डिविडेंड जाएगा, इस पर इंटरेस्ट जाएगा, इस पर कितना जाएगा? उतना ही जाएगा जितना इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी शेयर कैपिटल से उम्मीद करते हैं। पक्की बात है ना? बोलो ना। लेकिन डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा, इसीलिए इसको कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर ऐसा है क्यों? अगर हम ये पैसा आपका अपने पास नहीं रोके होते तो हम किसको दे दिए होते? आपको। और हम ये मान कर चल रहे हैं कि आप एक इन्वेस्टर हो, बहुत ही सुलझे हुए इन्वेस्टर हो। आप अगर पैसा हमारी कंपनी में लगा सकते हो तो आप ये पैसा दूसरी कंपनी में भी लगा सकते हो, नहीं लगा सकते? तो अगर आपने मेरी कंपनी में पैसा लगाया है ये सोचते हुए, और अगर आपने अपना पैसा मेरी कंपनी में छोड़ रखा है कंपनी को यूज़ करने देने के लिए, तो उस पर भी तो आप वही उम्मीद लगा करके बैठोगे कि कंपनी ने अपने पास रखा है, ज़रूर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से कंपनी में ज़्यादा कमाने की, ज़रूर कंपनी एक्सपेंशन का प्रोग्राम लॉन्च करेगी, ज़रूर कंपनी नई प्रोडक्ट तैयार करेगी, ज़रूर कंपनी नई मशीनरी खरीदेगी जिससे हमारा रेट ऑफ रिटर्न बढ़ेगा, इसीलिए कंपनी ने अपने पास रोक रखा है पैसा। यही सोच करके तो पैसा छोड़ोगे, हाँ या ना? तो सेम रेट ऑफ रिटर्न विल बी देयर या सेम रेट ऑफ एक्सपेक्टेशन विल बी देयर एज ऑफ इक्विटी। अब क्लियर है? अच्छा,
हटा सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझ में आया, लिखना नहीं ना है। अब हमारे पास जो एलिमेंट आएंगे, ढंग से सुनना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम डिनोट करेंगे आगे से के से। किससे डिनोट करोगे? के। जब हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करेंगे तो हम उसको डिनोट करेंगे के ई से। जब हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के कॉस्ट की बात करेंगे तो मालूम होना चाहिए तुम लोग को, हाँ कौन पिएगा? कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स क्या बोलेंगे? और कॉस्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस क्या लिखेंगे इसको? क्या? और नॉर्मली के आर इज इक्वल टू, हाँ है, नहीं समझे? समझ में आई बात? नोट करो। तो एक चीज़ तो ये क्लियर हुई कि सर हम लोग को के ई पढ़ा दीजिए, हम लोग के आर सीख लेंगे। क्यों? हटा दें? देखो, सबसे पहले एलिमेंट की बात हम लोग करेंगे कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स और लोन। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर और लोन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? केडी और केएल। दो तरह के डिवेंचर होते हैं, तुम लोग को ये अच्छी तरह मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सर कौन से दो? एक होता है इररेडीमेबल डिवेंचर्स, बोलो ना, जिसको हम लोग परपेचुअल डिवेंचर्स भी बोलते हैं। और एक होता है रेडीमेबल डिवेंचर, जिनका पैसा हमें वापस करना होता है। एक कंपनी है जिसके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 5 लाख की, एग्जाम्पल देखो इधर, प्लस उसके पास 10% डिवेंचर्स भी हैं 2 लाख के। टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का जो है वो कितना है? और कंपनी जो कमाती है EBIT वो कमाती है 18% के हिसाब से। चलो 20% मान लेते हैं, मानने में क्या है। तो कंपनी जो कमा रही है दैट इज 1,40,000 ऑन 7 लाख। इज इट ओके? अच्छा, माइनस करेंगे इंटरेस्ट अमाउंट एज एट द रेट ऑफ 10% ऑन 2 lakhs, दैट कम्स टू 20,000। नाउ अर्निंग बिफोर टैक्स कम्स टू 1,20,000 माइनस टैक्स, एज्यूम कर लेते हैं 40%। कितना? 50-50 काफ़ी देख लिया, अब जरा 40% एज्यूम कर लेते हैं, 48,000। नहीं समझ में आ रही बात? और 72,000 मेरा हो जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। नाउ हियर वी हैव टू डिस्कस ओनली एंड ओनली विद द पोर्शन ऑफ डिवेंचर इंटरेस्ट। अगर एक दूसरी कंपनी सपोज करो
सपोज करते हैं एक और कंपनी है जिसके पास कैपिटल स्ट्रक्चर 7 लाख रुपए का है। कितने का है? लेकिन उस कंपनी ने सारा का सारा पैसा कहाँ से लिया है? तो कंपनी एक्स एंड कंपनी आई। ये भी कंपनी 1,40,000 कमाती है, लेकिन इंटरेस्ट के नाम पे कुछ नहीं देती, तो बच कितना गया? और इसको अब 70,000 देना पड़ेगा। हाँ, कितना बचा बताओ? कौन सा अमाउंट बढ़िया, ये या ये या ये? कौन सी कंपनी बढ़िया? इतनी मार खाओगे। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कौन करेगा? 50,000 और तो ईपीएस कितना? अच्छा 1.44 और इधर 1 पॉइंट। क्लियर है? बोलो कौन कंपनी बढ़िया है? अब तो उल्टा डिसीजन हो गया। फिलहाल हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हमें किस पर बात कर रही है? कॉस्ट ऑफ डेट पर। इस कंपनी में चूंकि डेट था ही नहीं तो कॉस्ट ऑफ डेट, और इस कंपनी में चूंकि डेट है, पहले वाली कंपनी में डेट है। कितना डेट है? बात ना करना। हाँ, कितना कॉस्ट है डेट का? अरे बताओ ना, कंपनी एक्स में कितना डेट है कॉस्ट का? 10%। कितना परसेंटेज में बताओ? चलो 20,000 है बस ना। कितने रुपए पर? तो 100 पर कितना? हाँ, घूम फिर करके वहीं पर आ गए। नहीं, लेकिन ऐसा सोचना तुम लोगों का गलत है। जब जब आप ब्याज का पेमेंट करते हो तब तब आपको टैक्स का फायदा नहीं नजर आ रहा क्या? अगर आप ब्याज का पेमेंट करोगे, इफ यू आर गोइंग टू पे द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, यू विल बी इन द बेनिफिट ऑफ टैक्स सेविंग। ऑन द अदर हैंड, यू आर गोइंग टू सेव सम अमाउंट एंड द अमाउंट विच यू कैन सेव इज टैक्स। अगर आपने 20,000 रुपये इंटरेस्ट दिया है तो इस पर आपने टैक्स भी बचा लिया। अगर आपने इंटरेस्ट नहीं दिया होता तो आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ता। कितना ज़्यादा? 8,000। तो 20,000 का 40% कितना होता है? अरे ऐसे 8,000 देखो कि जब मेरी जेब से 20,000 निकला है तो मेरी जेब में 8,000 बचा भी है। और ये जो सेविंग है ये 40% है एग्जैक्ट। और 40% क्या है? टैक्स रेट। इट मीन्स कि जब जब हम इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे तब तब हमारा टैक्स बेनिफिट होगा। एक तरफ मेरी जेब से 20,000 जा रहा है, दूसरी तरफ से उस इंटरेस्ट के कारण मेरा 8,000 आ रहा है। बताओ, कसम है तुम लोगों को सच सच बताना, मेरी जेब से जा कितना रहा है? कसम दी है, माता रानी की कसम है, अगर कोई गलत बोला तो पाप पड़ेगा। हाँ बोलो, क्या बोला? सबका जवाब है 12,000 और तुम लोगों ने अपनी कसम की लाज रख ली। तो ये जवाब तो गलत था। जब जब मेरी जेब से 20,000 जाएगा बेटा, 8,000 हम बचा ले रहे हैं, यानी 2 लाख पर तो मेरा केवल 12,000 जा रहा है। इसका मतलब टोटल हमारी कॉस्ट केवल 6% है। ये कहना, क्या कहना, पिक्चर का नाम था,
ये कहना, सुन लो, ये कहना कि हमारी कॉस्ट ऑफ डेट 10% है सरासर गलत है। सही क्या है? तो अब तुम्हारे सामने अगर क्वेश्चन आ गया कि बताओ कॉस्ट ऑफ डेट क्या है, तो इसको देखकर दांत मत दिखाना, तुरंत एक काम करना, 10% माइनस सेविंग ऑफ 40% ऑफ 10%। अरे ये भी तो एक तरीका है, सीधे आ गया 10% कि जितना इंटरेस्ट जाएगा उसका 40% बच जाएगा। तो एग्जैक्ट कॉस्ट कितनी आएगी? 6%। क्या फॉर्मूला रटवा दें कि रट गया? अच्छा, इसको दूसरी तरह से भी किया जा सकता है, ढंग से सुनना, कि सर हमें परसेंटेज नहीं खेलने आता, हमें अमाउंट में आता है। तो बेटा अगर डिवेंचर 100 रुपये का है तो तुम्हारी जेब से इंटरेस्ट कितना निकलेगा? 10, और इसमें से सेविंग कर लोगे 10 का 40%, बोलो ना। तो तुम लोग इसको कॉमन ले लेते हो ना, किसको कॉमन ले लेते हो फॉर्मूले में? 10 को, और इधर लिख देते हो 1 माइनस 40%, बोलो ना, यही तो आएगा। नहीं समझ में आया? जो लोग मैथ्स नहीं जानते शायद उनको दिक्कत हो। अच्छा, हमने बोला 10 रुपये जा रहा है और 10 का 40% बच जा रहा है। तो इधर अगर 1 का मल्टीप्लाई करने तो तुम लोग को कोई बीमारी आ रही है? वो तो सेम है, जितने तुम यहाँ 1-1 का कई बार मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 1-1 का कई बार मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 10 को कॉमन ले लिया और बचा क्या यहाँ, और यहाँ कितना बचा? अच्छा, इसको अगर हम 10 को लिख दें इंटरेस्ट तो कोई दिक्कत है? 1 को तो हम कई बार लिख सकते हैं, माइनस 0.40। फॉर्मूला क्या बना? 40 की जगह हम लिख सकते हैं, फॉर्मूला बन गया जो किताबों ने दे रखा है, रटने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम इररेडीमेबल डिवेंचर्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? इररेडीमेबल डिवेंचर्स की बात करेंगे, तो KD इक्वल टू I 1 माइनस P। लेकिन थोड़ा ध्यान से ये वर्ड हम जोड़ दे रहे हैं। सर ऐसा क्यों किया आपने? यहां तक तो सर समझ में आ गया था, इसको जोड़ने से क्या फ़ायदा मिला? अरे इंसानों, मान लो एक डिवेंचर का दाम 15 रुपये हो, मान लो, तब तो सब टाएं टाएं फिस, क्योंकि तुमने जो कैलकुलेशन किया वो 100 रुपये मानते हुए किया। अब जरा देखते हैं, अगर तुम लोग करते तो सीधे 15 का 10% ले आते, 1.5 रुपये, 1 माइनस टैक्स रेट 40%, तो 9% आ जाता। कितना आ जाता? 6 रुपये आ रहा है, 0.6 आ रहा है ना, हाँ या ना? और तुम लोग सीधे करते 6%, 0.06 या 6%, यही तो बोलते। लेकिन अब जरा देखो, 15 रुपये पर 60 पैसा, तो 100 रुपये पर कितना? तो वही तो मैं कर रहा था। ठीक है ना, आया या नहीं? अब जरा देखो ये कितने रुपए पर मिल रहा है? 15 रुपये पर। कितने रुपए पर जा रहा है? तो 90 पैसा जा रहा है। अगर 15 रुपये पर, तो 100 रुपये पर कितना जाएगा? 6%। डायरेक्ट 10% माइनस सेविंग ऑफ टैक्स, सीधे 6%। ज़्यादा इजी लग रहा है, लेकिन हम लोग करते हैं इसको हमेशा रुपीज़ के फॉर्म में, और डायरेक्ट देख करके 0.99% वगैरह मत चढ़ा देना। अगर ये 120 रुपये होता एक डिवेंचर का दाम, तो इंटरेस्ट हमारा कितना जाता? 120 का 10% 12, हाँ या ना? अच्छा, 1 माइनस टैक्स रेट 7 रुपये 20 पैसे। तो तुम लोग सीधे करते 100 पर 7 रुपये 20 पैसे, तो 100 पर यही आ जाता परसेंटेज। ऐसा नहीं है, डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100 पर लाना पड़ेगा। वापस आ गया 6%। हर केस में वही आ रहा है,
हर केस में। लेकिन अगर तुम लोगों ने इसको ध्यान में नहीं रखा तो सबका आंसर तुम्हारा चेंज होता चला जाएगा। तो हो सकता है डिनोमिनेशन हमारा 100 ना हो, डिवेंचर का डिनोमिनेशन हो सकता है 100 ना हो, 10 हो, 20 हो, 25 हो, 40 हो, 50 हो। टीचर आप लोग को जज करना चाहता हो, आप लोगों को हमेशा आदत है 100 पर काम करने की, तो 100 पर ही काम कर दिया। सर सब में तो बराबर आता है, आज तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना सब पर ऐसे ही मिल जाता है, डिवाइडेड बिना किए। मिल तो जाएगा बेटा, लेकिन एग्जाम में अगर डिनोमिनेशन वैल्यू चेंज कर दिया तो जो आदत से मजबूर हो, ओ हुजूर आदत से मजबूर था ना, तो वो काम खराब कर देगा। घूर क्यों रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे इस तरह से, ठीक। ना समझ में आए तो थोड़ी देर के लिए लिख लो, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। ये क्लियर है? अच्छा, ये तो था सर इररेडीमेबल डिबेंचर्स की बात। अगर हम बात करें रेडीमेबल डिबेंचर्स की तो क्या होगा? सुनो, रेडीमेबल डिवेंचर में हमें क्या क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी रहती हैं। पहला ये कि 10% डिवेंचर है 100 रुपये वाला, हर एक डिवेंचर कंपनी के पास 5 लाख रुपए के हैं। समझ में आ रही है बात? चलो 2 ही लाख रुपए के, और कंपनी रीपे करेगी यानी रेडीम करेगी 5 साल बाद 120 रुपये के हिसाब से। यही तो कहलाता है रेडीमेबल डिवेंचर। इररेडीमेबल का मतलब हमेशा वही चलता रहेगा जब तक कंपनी लिक्विडेट में ना हो जाए, और रेडीमेबल का मतलब आफ्टर 5 years द कंपनी हैज़ टू पे बैक ₹120 अगेंस्ट ₹100। 100 के बदले 120 कंपनी को पे ऑफ करना पड़ेगा। तो अब बताओ, अब तक तो कंपनी को एक ही चीज़ का नुकसान होता था, दैट वाज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। बट नाउ द कंपनी हैज़ टू इनकर 2 different losses. The first one, the amount of interest as well as earlier it was. Now, in addition of the interest, the company has to incur the loss of premium. Premium किसका लॉस? देख रहे हो ना, 5 साल में 20 रुपये, तो हर एक साल में कितना रुपया? 5 साल में 20 रुपये, तो एक साल में 4। हाँ बोलो ना, हाँ बोलो। 5 साल में 20 रुपये, तो एक साल में 4 रुपये। हाँ सही है, गलत क्या है? कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? तो हमको 2 लॉसेस उठाने पड़े। कितने लॉसेस? पहला तो इंटरेस्ट तो मेरी जेब से जाएगा ही जाएगा, साथ साथ ना नोट करो, हम भाग नहीं रहे, बोर्ड नहीं लेकर जाएंगे, यहीं छोड़ कर जाएंगे। प्लस एक और इंटरेस्ट का, यहाँ पर तो केवल इंटरेस्ट की कॉस्ट आ रही थी, यहाँ पर इंटरेस्ट के अलावा कौन सी नुकसान हो रहा था? क्लास खत्म होगा ले जा रहे हैं हम, तुम लोग ज़्यादा नोट कर ली क्यों? प्लस एक और नुकसान होगा, प्रीमियम। और प्रीमियम ऐसे आया कितना एक साल में? कैसे निकाला बेटा जरा बताना? कि सर बड़ा आसान था, 120 रुपये में 100 रुपया माइनस कर दिए थे और डिवाइड कर दिए थे साल भर से, तो बस फॉर्मूला बन गया तुम्हारा। फॉर्मूला ही तो बनाना है, बन गया। रटने की क्या ज़रूरत है? रटना है। अच्छा, डिवाइडेड बाई एक प्रॉब्लम और, P0। अगर हम कहते हैं P0, सर ये P0 क्या है या PO क्या है? ये ओरिजिनल प्राइस है, या प्राइस है 100 रुपये जिस पर इसको इशू किया गया था। किस पर? P0 का मतलब, ढंग से सुनना, और बस यही एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको तुम लोग अब देखने जा रहे हो। P0 का मतलब 3 चीज़ों से होता है। कितनी चीज़ों से? पहली फेस वैल्यू, दूसरी मार्केट वैल्यू, और तीसरा नेट प्रोसीड। यानी P0 एक और उसके मतलब 3। अब कभी कभी हमको P0 रखना पड़ेगा फेस वैल्यू, और कभी कभी किसी क्वेश्चन में P0 का मतलब रखना पड़ेगा मार्केट वैल्यू, और कभी कभी P0 का मतलब हमें रखना पड़ेगा नेट प्रोसीड। सर ये कौन सी बात होती है? 3 अलग अलग क्वेश्चन, 3 अलग अलग आंसर आएंगे क्या? हाँ, ये हमें देखना पड़ेगा कि जेन्युइन क्या है। P0 का मतलब हम फेस वैल्यू रखें या मार्केट वैल्यू रखें या नेट प्रोसीड रखें, ये अब हमको डिसाइड करना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ करके।
जब ये दोनों होंगे तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये दोनों नहीं होंगे। पहली चीज़ तो ये क्यों, क्योंकि कंपनी ने अभी अभी डिवेंचर मार्केट में इशू किया, अभी अभी डिवेंचर इशू मार्केट में किया है, और अगर कंपनी का ये पहला साल है डिवेंचर के इशू करने का तो नेट प्रोसीड हमारे लिए प्रायर होता है। न्यू इशू के केस में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, नेट प्रोसीड। लेकिन अगर ओल्ड इशू है, ऑलरेडी कंपनी 2 साल 4 साल 5 साल पहले डिवेंचर को इशू कर चुकी है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो फेस वैल्यू पर जाओ या तो मार्केट वैल्यू पर जाओ। अगर कंपनी नहीं है, नया इशू है या कंपनी नहीं है, तो उस केस में नेट प्रोसीड पर जाओ, वो क्वेश्चन पढ़ने से पता चल जाएगा। और अगर कंपनी पुरानी है तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो आप फेस वैल्यू पर जाएंगे या तो आप मार्केट वैल्यू पर जाएंगे। फेस वैल्यू पर हम बाद में जाते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी जो हम देते हैं वो देते हैं मार्केट वैल्यू को। और अगर मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में अवेलेबल ना हो, मेरी बात ढंग से समझना, अगर क्वेश्चन में हमारे पास मार्केट वैल्यू अवेलेबल ना हो और कंपनी पुरानी है, तो लौट के बुद्धू घर को आए, सेकंड रैंक किसी को देंगे। यानी सबसे लास्ट प्रायोरिटी इज टू बी गिवन टू फेस वैल्यू, फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द मार्केट प्राइस इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। इफ द शेयर्स आर न्यू वन और द डिवेंचर्स आर न्यू वन, मैंने दोनों की बात की, अगर चाहे शेयर नया हो चाहे डिवेंचर नया हो, तो नए के केस में हमेशा प्रायोरिटी नेट प्रोसीड को देते हैं। और अगर पुराना हो, चाहे वो शेयर हो चाहे डिवेंचर, तो वहाँ P0 का मतलब मार्केट वैल्यू, अगर ये ना दी हो तो ये। अब क्लियर हुआ, दिमाग में बिल्कुल सेट रहेगा, बार बार हमें इसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी क्वेश्चन में कि P0 का मतलब क्या लें। बोलो, नोट करना है, कर लो। ये समझ में आई बात? हटा सकते हैं इसको। तो अब हमें बार बार बताने की ज़रूरत है P0 का मतलब क्या। अब जरा देखो, सुनो ढंग से, तुम लोगों ने फॉर्मूला क्या बनाया, मैं पहले फिर से एक बार इवेल्युएट कर देता हूँ। सर ये टैक्स रेट हो गया, ये नोट नहीं ना किया अभी हमने, ये नोट। अच्छा, इसको क्या लिखा तुम लोगों ने, रेडीमेबल वैल्यू माइनस P0 डिवाइडेड बाई लाइफ। अच्छा, जिस तरह हम बेस किसी को लेते हैं कि 120 पर इतना तो 100 पर कितना, 80 पर इतना तो 100 पर कितना, सबको परसेंटेज के फॉर्म में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। P0 जरूरी नहीं कि 100 हो, फेस वैल्यू हो सकता है 100 हो, फेस वैल्यू हो सकता है 100 ना हो सकता है हमने P0 का मतलब मार्केट प्राइस से लिया हो, जो कि हो सकता है 100 ना हो। P0 का मतलब हो सकता है हमने
नेट प्रोसीड्स लिया, हो सकता है वो 100 ना हो, तो लाना तो इसको 100 पर है, तो बेस से डिवाइड करेंगे किससे? अगर हम P0 को ले आते हैं तो प्रॉब्लम होगी। लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोग कहेंगे कि आपने 100 रुपए पर डिवेंचर इश्यू किया था, आज आप रेडीम कर रहे हो 120 पर। डिवेंचर कितने पर इश्यू किया था? रेडीम कितने पर कर रहे हो? मान लेते हैं मार्केट प्राइस नहीं दिया, मान लेते हैं इस क्वेश्चन में नेट प्रोसीड भी नहीं दिया, हमने डिवेंचर कितने में इश्यू किया? फेस वैल्यू, और रेडीम कितने पर कर रहे हैं? तो अगर हम डिवाइड 100 को लेकर के बेस लेकर के करते हैं तो 120 वाले चिल्लाने लगेंगे, अरे दिया तो तुमने 120, बोलो ना कैलकुलेशन 100 पर क्यों कर रहे हो, लगेंगे ये चिल्लाने। अब मैंने इनको खुश करने के लिए मैंने रेडीमेबल वैल्यू से डिवाइड किया, तो P0 वाले चिल्लाएंगे, वो ये कहेंगे अरे लिया तो था तुमने भी 100 रुपये, लिया तो तुमने था 100 रुपये, और जितना कमाए हो वो 100 रुपये पर ही तो कमा कर दिए हो, मैंने फिर इसको कर दिया P0। तो फिर ये चिल्लाने लगे कि अरे वापस तो तुम्हें करना है 120, जो तुम कमा रहे होगे वो ये सोचकर कमा रहे होगे कि हम 120 रुपये पर कितना कमाएं, बात खत्म। तो हमने कहा ना तेरी बेटा ना तेरी, दोनों का एवरेज ले लेते हैं। अब समझ में आई बात? पक्की बात है। तो ये फॉर्मूला ना नोट करके आप ये फॉर्मूला नोट करेंगे। अभी रुके रहो, नोट करने की जरूरत नहीं। समझ में आई बात? ये मैं पूरा हटा रहा हूँ। अगर हम बात करें डिवेंचर्स की, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स यानी KD, दो तरह के डिवेंचर्स होंगे, इररेडीमेबल एंड रेडीमेबल। अब हमें फॉर्मूला रटना नहीं है, बताना है। KD का मतलब होता है इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय P0 इंटू, अच्छा यहाँ KD का मतलब इंटरेस्ट तो है बेटा जिस पर टैक्स इफेक्ट है, प्लस प्रीमियम भी है, और तुम लोगों ने प्रीमियम कुछ ऐसे निकाला था, डिवाइडेड बाय RV प्लस P0 अपॉन 2। देखो फॉर्मूला अपने आप ड्रॉ हो गया, हम लोग को रटने की ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बुक ने क्या किया है, कई बुक्स में देखोगे I प्लस RV माइनस P0 डिवाइडेड बाय लाइफ, और इस पूरे को टैक्स बेनिफिट दिया है, जो कि गलत है। प्रीमियम पर हमें कभी भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। जो ये चार्ट बनाया था इधर, माइनस इंटरेस्ट माइनस ये, उस पर हमें कभी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। लोगों का कहना है कि मिलता है, कि जो लॉस ऑन इश्यू होता है रेडेम्पशन के समय, उसका हम PL से चार्ज कर लेते हैं। वो अब आपको मानना है कि आप क्या मानते हो, रेडेम्पशन पर आप टैक्स बेनिफिट प्रीमियम का ले जाना चाहते हो या नहीं ले जाना चाहते। मैं नहीं ले जाना चाहता, आप क्या चाहते हैं? मर्जी आपकी, हम तो इसको फॉलो नहीं करेंगे। तो अगर किताबों ने ये कहीं फॉर्मूला दिया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। धीरज, अभी से ही टेंशन हो गई। अरे धीरज रख, नाम धीरज रखने से काम थोड़ी धीरज वाला हो जाएगा। धैर्य रखो। समझ में आया? नोट कर लो।
चलें बाबू? चलें? हाँ बोल दो। हाँ तो ठीक है, आप पूरे को इसको उठाकर 1 - t कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये अब आपके ऑप्शन के ऊपर है। फिलहाल टीचर या एग्जामिनर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन नहीं देगा, या अभी तक तो नहीं पूछा गया है। हाइपर बोला कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी एजम्पशन ले सकते हो। हम लोग को एक चीज़ तो समझ में आ गई, अब कोई भी क्वेश्चन आएगा सर जी हम लोग के लिए चुटकी वाला काम हो जाएगा, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर तो बताते जाइए। इसको हम शार्ट में बोलते हैं केपी। अरे मजाक थोड़ी है। अच्छा, शॉर्ट में बोलते हैं। पहला होता है इररेडीमेबल, बोलो ना, और दूसरा प्रेफरेंस शेयर होता है रेडीमेबल। अब तुम लोग को कसम है, सच सच बताना, क्या कभी तुम लोगों ने प्रेफरेंस डिविडेंड में से टैक्स का बेनिफिट दिया है? ना, वो तो टैक्स देने के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड बांटा जाता है, उस पर हमें कभी प्रेफरेंस डिविडेंड पर टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। तो P0 × 100, बस यही तो मैंने हटाया, बाकी सब तो कॉपी कर लिया। बस यहाँ टैक्स बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता। यहाँ पर क्या तुम लोगों ने कभी टैक्स बेनिफिट लेते हुए देखा है? नहीं। बाकी सारी इंफॉर्मेशन तो सेम है ना बेटा। अरे हो गया, प्रेफरेंस डिविडेंड की कॉस्ट हम लोगों ने ख़त्म कर डाली। बस एक ही फ़र्क था, यहाँ पर टैक्स बेनिफिट मिलता है, यहाँ टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। द रेस्ट थिंग्स आर द सेम। कॉपी नहीं कर सकते। तबीयत खराब है आपकी? थी नहीं, आते ही हो गई। क्या बोल रहे हो बेटा? तो 100 - 100, दिक्कत क्या? अगर पार पर रेडीमेबल वैल्यू है और P0 तुम लोगों ने फेस वैल्यू रखी है, तो 100 - 100 0। तो प्रीमियम गया कहाँ? जब प्रीमियम का लॉस नहीं है तो कॉस्ट में जुड़ेगा नहीं। वो तो मैंने सीधे बोला कि जब आप एक्स्ट्रा पेमेंट करते हो प्रीमियम का तो वो आपकी कॉस्ट होती है। ऐसा इंसान मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा, जो देगा तो 100 लेकिन वापस लेगा 80। ऐसा किताबों में होता है, तो हम प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं। ऐसा होता है। चलो भाई, तो KR तो पढ़ना नहीं, बचा क्या?
सारा अटेंशन बस इस के ई को लेकर के ही है। 3 तरीकों से निकलेगा हमारा के ई। तीसरा मेथड कहलाता है, चलो एक और तरीका ले लेते हैं। एक कहलाता है CAPM मेथड, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, दिस इज ऑल्सो अ वे टू कैलकुलेट योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। The second method is PE ratio. With the help of the PE ratio we can calculate our cost of equity, और इसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे। 2 मेथड और बचे जहाँ से हम KE निकाल सकते हैं। डिविडेंड बेसिस, और ये डिविडेंड आप चाहें if there is no growth means constant amount of dividend। होता क्या है कि मैंने एक कंपनी का 100 रुपये का डिविडेंड खरीदा, हैविंग एक्सपेक्टेशन दैट द कंपनी विल पे बैक मी एज इक्विटी डिविडेंड 10% पर एनम। तो इसका मतलब 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये 50 साल बीत गए, 40 साल बीत गए, अभी भी हमको 10 रुपये मिल रहा है। सोचो 10 रुपये आज के बाद तुम्हें 20 साल बाद कोई देगा तो शायद वो 2 पैसे के बराबर हो। बात समझना। तो क्या उस समय भी तुम 10 रुपये दांत दिखा कर लोगे? नहीं। ये लेकिन कांस्टेंट डिविडेंड है। तुम हमेशा क्या सोचते हो, कंपनी हमें शुरू के 5 साल तक 10% देगी, उसके बाद 15% देगी 5 साल तक, उसके बाद 3 सालों तक 20, इस तरह से डिविडेंड को ग्रोथ लेकर के चलते हो। यहाँ शुरू के 5 साल तक कंपनी 10% देगी, उसके बाद 15% देगी। तो इफ़ देयर इज़ अ ग्रोथ, हो सकता है ना, जिसको हम G के नाम से जानेंगे। क्लियर? लेकिन ये ग्रोथ 2 तरह की है। एक ग्रोथ जो एक बार में रुक जाए, 10 के बाद 15 हो जाए, उसके बाद स्टॉप। लेकिन एक ग्रोथ 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह से ग्रोथ अगर होती है तो उसका हिसाब किताब दूसरा है। चलें, अगर आप कांस्टेंट ग्रोथ लेकर चलते हैं, 100 रुपये का 10%, हमें तो 10% डिविडेंड चाहिए, तो ले लो भैया। आप हमसे क्या लोगे? डिविडेंड लोगे। बोलो ना, कौन सा डिविडेंड? D0, D1 1 साल बाद, D2 3 साल बाद, D3 4 साल बाद, D4, अरे सारा D बराबर है, कांस्टेंट है। 10 रुपये 10 रुपये, कोई भी ईयर की बात करो, कांस्टेंट डिविडेंड हमेशा होता है। तो हम क्यों यहाँ D1 D2 D3 की बात करें? ये हमेशा D0 ही रखो ना। अच्छा चलो छोड़ो D0, D1 रख देते हैं, बात वही पड़ेगा, कोई फ़र्क है क्या? अच्छा, अपॉन P0 इंटू 100। P0 का मतलब वही, अगर नया है तो नेट प्रोसीड, पुराना है तो पहले मार्केट प्राइस, अदरवाइज फेस वैल्यू। क्लियर है? तो इतने पर इतना डिविडेंड, तो इतने पर कितना नहीं निकल जाएगा, सिंपल था। लेकिन अगर ग्रोथ है डिविडेंड में तो D1 अपॉन P0 किताबों ने लिखा है G, लेकिन बेटा ऐसे करने से आप लोगों का आंसर आता है गलत। G मतलब गलत। आपको करना क्या पड़ेगा, बीच में हम एक सुधार कर देते हैं ताकि आगे से ये गलती प्लस G। ठीक है ना? केवल मैंने इसको रख दिया, ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। तुम लोग खुद देखोगे कि गलती कहाँ होती है। ठीक है ना? ये समझ में आया? बोलो भाई। यानी 4 तरीके होंगे हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल निकालने का। पहला तरीका है डिविडेंड बेसिस, फिलहाल डिविडेंड बेसिस, दूसरा PE रेशियो, तीसरा CAPM मेथड। जब डिविडेंड पर आएंगे तो 2 तरीके मिलेंगे, पहला कांस्टेंट ग्रोथ इफ देयर इज़ नो ग्रोथ, और दूसरा रेगुलर ग्रोथ। ठीक है? क्लियर है? नोट करो इसको।
एक छोटा सा क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे और उसके बाद आज का टाटा और बाय बाय। क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कर रहे हैं ताकि जब तुम लोग नेक्स्ट डे पहुंचो तो तुम लोग को क्या लगे कि हम लोग कोई पुरानी चीज़ कर रहे हैं, नई चीज़ नहीं कर रहे। डी लिमिटेड इज इशूइंग डिवेंचर। इशूइंग डिवेंचर नया डिवेंचर है, जानते हो 12% के हिसाब से रेट है और उसकी फेस वैल्यू 100 रुपये है और इशू प्राइस है 105। अच्छा, इशू एक्सपेंसेस 1 रुपये दिए हुए हैं, कितना? अच्छा, रेडीमेबल वैल्यू दी है 125 और लाइफ दी है 10 साल, टैक्स रेट दिया है 40%। अब देखो ना कितनी देर लग रही है। सॉल्यूशन देख लें। के डी इक्वल टू तुम लोग जानते हो इंटरेस्ट 12%, 100 पर कितना? 1 माइनस टैक्स रेट कितना? पक्का? अच्छा, इंटरेस्ट के साथ साथ और भी नुकसान है, रेडीमेबल है तो रेडीमेबल वैल्यू का नुकसान होगा, माइनस P0 रखना है। मैंने कहा था अगर नया हो तो देखेंगे, अभी P0 के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। लाइफ कितनी है? 10 साल, डिवाइडेड बाई जो यहाँ रखते हैं उसी का एवरेज भी ले लेते हैं, बोलो ना, इनटू 100। बस इतना ही करना। अगर P0 पता चल जाए आंसर हमारे सामने है। P0 का मतलब मैंने बताया था क्या? नया है। हाँ, अगर नया है तो नेट प्रोसीड ले लेंगे। क्या ले लेंगे? और नेट प्रोसीड का मतलब होता है आपको हाथ में मिला कितना, 105 और खर्च हो गया 1। हाथ में कितना आया? हाथ में आया 104 और जाएगा आपका 125। बोलो, हाथ में आया 104 और जाएगा 125, तो नुकसान मेरा कितना हुआ? 21 रुपये। हाथ में कितना आया और जा कितना रहा है? जा कितना रहा है? 125। आया कितना था? तो नुकसान कितना हुआ? 21। कितने सालों में? तो बताओ, कितना परसेंटेज है कॉस्ट? आ गया? दिस इज योर आंसर। सिंपल था, टफ था? बहुत सिंपल है। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है आप लोगों में। कितने नंबर का ये? नहीं समझ में आया? बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। डिवेंचर का हो गया, बाकी प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, कोई डाउट हो तो बोलो भाई। हितेश बोलो, निशा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।